हो गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ये है, अब जो है ऑब्जर्वर कहाँ बैठाएंगे, बी पर बैठा करके ए को देखते हैं। तो अगर ए का और बी पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो इसका जो वेलोसिटी इधर की तरफ 8 था वो पलटकर इसमें अपोजिट होके ऐड हो जाएगा, 8 इधर हो गया और 15 इधर था ही। तो वेलोसिटी जो ए का होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो हो जाएगा इधर की तरफ 15 माइनस 8। और जब वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी के अपोजिट में इसको Fk1 मान लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। जहाँ वेलोसिटी है मतलब स्लिपिंग होना ही होना है, वेलोसिटी मतलब चलना ही होता है, तो स्लिपिंग होना ही होना है। वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्लिपिंग नहीं होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। फिलहाल यहाँ पर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, आगे की तरफ। तो इसका जो है ये 7 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ आ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा। अगर हम बी पर बात करें तो बी पर ऊपर की ओर, ये ऊपर वाले सरफेस पर पीछे की तरफ लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। हाँ, इसके अपोजिट लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। क्लियर। अब जो है बी पर कैसे देखेंगे, तो ऑब्जर्वर को बैठा देंगे बी पर, मतलब सरफेस पर। तो ऑब्जर्वर जो है बी को आगे जाते हुए देख रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा, ये हो जाएगा Fk2। जब B जो है आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा तो पीछे लग जाएगा, तो ये लग जाएगा Fk2 पीछे की तरफ। क्या फिर से हाँ, मतलब अब दिख रहा है ना। अच्छा, अच्छी बात है ये। हो गया। सरफेस पर बात करें तब किधर लगेगा, सरफेस पर, तो बी वाला सरफेस पर है ना, तो बी वाले पर अगर इधर लग रहा है तो सरफेस पर आगे लग जाएगा। अगर सरफेस पर बात करेंगे तो सरफेस पर इस डायरेक्शन में Fk2 लग जाएगा। पूछना है तीसरा, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ए और बी। आप बताइए डायरेक्शन। तो अगर ऑब्जर्वर इस पर बैठेगा तो ये पलट कर इसमें जुड़ जाएगा
तो A का वेलोसिटी इधर किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, दोनों जुड़ जाएंगे 5 और 10 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। तो A पर लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इसके ऊपर लगेगा पीछे की तरफ F(k1). और यहाँ पर अगर देखना है तो B जो है आगे इधर जा रहा है, और जब B इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा। B जो है इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, तो पीछे लग जाएगा इधर की तरफ। हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पर ये रफ रहेगा और ये स्मूथ रहेगा। यहाँ पर भी ये सरफेस रफ रहेगा। ऐसा क्यों करवा रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं फिलहाल। अब इसको क्वेश्चन में लिख लीजिए, इन दोनों ब्लॉक के बीच में रफ और सरफेस स्मूथ है। देखिए इसमें जैसे यहाँ पर अगर रफ होता तो फ्रिक्शन लगता, तो ऐसा भी हो सकता था कि जो ये वैल्यू दिया हुआ है इससे अगर इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है इनके बीच लगने वाला, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच जो लग रहा है अगर वो ज़्यादा हुआ और ये कम हो गया, एग्जाम्पल क्या लेकर चल रहे थे न्यूमेरिकली 10 न्यूटन फोर्स लगा और यहाँ पर 7 या 6 कुछ लग गया तो ये चलेगा ही नहीं। तो वही बात कि अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है ये कम है तो ब्लॉक नहीं चलेगा, और जब ब्लॉक नहीं चलेगा तो ए के ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चुपचाप रखा हुआ है ना उसके ऊपर। बी के ऊपर तो ए रखा हुआ है। तो जैसे हम लोग बेंच पर बैठे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी तब लगता है, डेफिनेशन से आइए क्या लिखा था कि या तो आप बैठे हैं बेंच पर तो स्लिप करना स्टार्ट करिए तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि जिधर स्लिपिंग होगा उसके अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट लगेगा। या दूसरा क्या लिखा था, टेंडेंसी टू रिलेटिव स्लिपिंग। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा है, खींच नहीं पा रहा है, बस खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये बच्चा जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं किया, तो यहाँ पे टेंडेंसी टू रिलेटिव स्लिपिंग है। मतलब स्लिपिंग बच्चे का हुआ नहीं बल्कि टेंड कर रहा है स्लिप करने का, मतलब चलने वाला है, खिसकने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी आता है जब या तो रिलेटिव मोशन हो जाए या तो टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन होने का। तो जब कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे खींचेगा तो यहाँ पर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का, मतलब उसके स्लिप करने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा। यहाँ पर तो चुपचाप ये रखा हुआ है और ये चला ही नहीं। जब ये चला ही नहीं और इसके ऊपर ये रखा हुआ है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हम इसको स्मूथ करा दिए, क्योंकि स्मूथ जैसे होगा यहाँ पर तो ये सिस्टम, अगर ये रफ है
ये स्मूथ है तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पर तो स्मूथ है, यहाँ पर रफ है, तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ अगर चलते हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? तो हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन उस ब्लॉक से देखना स्टार्ट करते हैं जिसके ऊपर फोर्स लगता है, ये आदत बना लीजिएगा। कहाँ से फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखना स्टार्ट करेंगे? जिस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे B पर फोर्स F लग रहा है तो वहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे। तो अगर B पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या डेफिनेशन था फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन का? कि जिधर B का या किसी ब्लॉक का टेंडेंसी होगा स्लिपिंग का या मोशन का, उसके जस्ट अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग गया। अब सेकेंड वाले पे दिखाना आसान हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। एक डायरेक्शन अगर पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ए पर किधर लगेगा? तो ए पर लग जाएगा, अगर ए पर बात करें तो इस पर आगे लग रहा है इधर की तरफ, तो इस पर इधर लग जाएगा। हम सिर्फ अभी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, अभी सिर्फ डायरेक्शन देखना बता रहे हैं, कैसे डायरेक्शन चेक करेंगे। हो गया? ये की पॉइंट लिख लीजिएगा। की पॉइंट क्या था यहाँ पर जो समझना है, आगे याद रखना है कि जिस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा वहीं से फ्रिक्शन को चेक करना स्टार्ट करेंगे, गलती से ए से नहीं स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, अब जैसे बी के साथ ए वाला अगर साथ साथ चल रहा है तो ए को आगे ले जाने वाला कौन है? तो देखिए फ्रिक्शन आ रहा है यहाँ पर, एफ बी डी से भी फ्रिक्शन फोर्स आगे दिखाई दे रहा है, मतलब ए को ये वाला फ्रिक्शन जो कौन लगाया? बी लगाया। किसके ऊपर? ए के ऊपर। आगे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए ए भी आगे की तरफ जाएगा, इसलिए दोनों आगे की तरफ जाएंगे। यही सेकेंड केस फिफ्थ वाले में अगर फोर्स ऊपर लग गया, अब कैसे चेक करेंगे? जब ए पर फोर्स लगा है तो वहाँ से हम चेक करेंगे। अब तो बताइए ए का टेंडेंसी किधर है जाने का? तो ए का जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसके आगे जाने का टेंडेंसी है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा। और जब ए पर पीछे लगेगा तो बी पर आगे लग जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। इसमें बताइए
इसमें बताइए क्या होगा। इधर की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो इसमें जो है फोर्स का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। और जब फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है तो इसको किधर ले जाना चाहेगा? ऐसा है क्या? बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका तो ले जाना अलग बात है, उसके पास तो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का मतलब ही होता है चलना, मतलब ये टेंडेंसी टू रिलेटिव स्लिपिंग में नहीं है, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला नहीं है, रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। वेलोसिटी दे दिया मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, और जहाँ रिलेटिव स्लिपिंग होता है वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। जहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग मतलब स्लीप करने वाला होता है तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, किधर हो रहा है? आगे की तरफ, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ फोर्स नहीं ध्यान देंगे अगर वेलोसिटी होगा तो। हो गया? अब इसमें जो है आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए कुछ स्टेप हम लिखवा रहे हैं, कुछ स्टेप पर ही हम लोग चल करके फ्रिक्शन के पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। वो स्टेप क्या होगा तो लिख लेंगे, स्टेप्स टू सॉल्व द फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब हमारा क्या स्टेप होगा आगे सोचने का, सॉल्व करने का, वो एक एक करके स्टेप हम पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी स्टेप पर पूरा चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। स्टेप्स टू सॉल्व द फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में पहला स्टेप है, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम फोर्स के सभी फोर्स जितने लग रहे हैं सबको पहले दिखाना चाहेंगे इसमें। तो ड्रॉ द एफबीडी, सबसे पहला काम। इसको हिंदी में लिखते हैं क्योंकि सोचना है, बोर्ड में तो आएगा नहीं। एफबीडी बनाएंगे, पहला स्टेप है एफबीडी बनाएंगे। हो गया? फ्रिक्शन को छोड़कर, क्योंकि अब तो इस चैप्टर में एक अलग फोर्स और आ जाएगा, फ्रिक्शन वाला। ये भी तो एक फोर्स एफबीडी में दिखाना होगा, लेकिन पहले वाले स्टेप में एफबीडी बनाएंगे लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं बनाएंगे, डायरेक्शन अभी उसका नहीं दिखाएंगे। सेकेंड स्टेप, सभी फोर्स को कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट में तोड़ेंगे।
हो गया। ये हमारा स्टेप होगा एक एक करके। सभी फोर्स को कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अगला स्टेप क्या उठाएंगे इसमें? उसके बाद अगला स्टेप उठाएंगे परपेंडिकुलर से सभी फोर्स से नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन या उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पाएंगे एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इस फॉर्मूले से एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इसी को हम बार बार जो है क्षमता के नाम से बोलेंगे कि उसके पास कितना क्षमता है एक दूसरे को न स्लिप कराने का। अब इसको लेकर के समझ लेते हैं, एक बार लिख लिया ना, एक बार इसको लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा है और इन दोनों का दोस्ती हो गया, क्लियर, और वो दोस्ती है 10 न्यूटन का, फिर वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 न्यूटन वाला ही। तो ये दोनों बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे का साथ 10 न्यूटन तक तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर कोई बाहरी फोर्स जो भी अगर इसके मैक्सिमम वाले मतलब जितना क्षमता है एक दूसरे के साथ रहने का, जो एग्जाम्पल के तौर पर 10 न्यूटन लिए हैं, अगर उस क्षमता से बाहरी वाला जो बाहरी फोर्स लग रहा है अगर वो कम है तो ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। अब कब तक साथ नहीं छोड़ेंगे? 10 न्यूटन तक साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जहाँ 11 न्यूटन का फोर्स लगा तो बोलेंगे अब इनका एक दूसरे के साथ रहने का जो क्षमता है वो 10 का ही था, लेकिन जो बाहरी फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग गया। तो जब बाहरी फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसको चला ले जाएगा, मतलब उसको वहाँ से स्लिप करा देगा। तो यहाँ पर बात दो का आ रहा है, एक कि उसका क्षमता क्या है एक दूसरे के साथ रहने का, दूसरा बात किसका आ रहा है बाहरी वाला उसके क्षमता से ज़्यादा है कि कम। तो क्या बोलेंगे? क्षमता ज़्यादा है बाहरी वाला कम है तो नहीं चलेगा। अब बाहरी वाला फोर्स ज़्यादा है और क्षमता कम है तो उसको चला देगा। हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसको लेके चलते हैं और इसी को बार बार हम यही लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि बाहरी ज़्यादा कि क्षमता ज़्यादा, और इसको दिमाग में बैठा लेना है। बाहरी अगर ज़्यादा क्षमता कम तो चलेगा, क्षमता ज़्यादा बाहरी कम तो नहीं चलेगा। अब इसमें जो है जो बार बार कल जो है एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे थे 10 न्यूटन का, ये था क्या? ये था इन दोनों को एक साथ रहने का मैक्सिमम क्षमता
वो एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन यहाँ पर उसका फार्मूला दे रहे हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में ये थोड़ी ना देगा कि ये दोनों मैक्सिमम कितने फोर्स तक रुके रहेंगे, ये देगा नहीं। वो मैक्सिमम कितने फोर्स तक वो रुके रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये क्वेश्चन में नहीं देगा। मैक्सिमम क्या क्षमता है वो निकालने का फार्मूला ये यूज करेंगे हम लोग बार बार। क्लियर ना, मीएस इंटू एन। तो क्वेश्चन में मीएस दिया रहेगा, अब ये भी क्या है उसको भी अब एक्सप्लेन कर देते हैं। ये दिया रहेगा और दूसरा एन दिया रहेगा। एन तो सबको पता है, एन क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर ना, ये तो हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा मीएस क्या है तब? तो मीएस जो है ये लिख लेंगे मीएस के बारे में इसके नीचे ही, कोफिशिएंट ऑफ, यही लैंग्वेज यूज करेगा वो देने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये नाम मीएस का है। मीएस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा एक नया नाम आ ही गया है तो उसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका यूनिट क्या होगा? मीएस का यूनिट क्या होगा? लिखवाएंगे तो नहीं फिलहाल, लेकिन बता दे रहे हैं ऐसे ही बातों बातों में। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब फोर्स, ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो मीएस का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर, वो यूनिटलेस है। ठीक है, आ गया मीएस का नाम। आप देखते हैं। अच्छा ये है क्या, कुछ पता चल रहा है? जो कल हम लोग बार बार जो है 10 न्यूटन बोल रहे थे, एग्जाम्पल ले रहे थे कि 10 न्यूटन तक साथ नहीं छोड़ेगा, वो निकालने का तरीका है कि कैसे पता चलेगा। क्लियर ना? अच्छा अब देखिए बाहरी वाले को भी पहचानना है, बाहरी सब नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से ये 30 न्यूटन का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बाहरी ये नहीं होगा, ये बाहरी नहीं कहलाएगा। है तो बाहरी, नॉर्मली देखा जाए लॉजिकली तो बाहरी फोर्स क्या मतलब जो फोर्स लगा रहा है वही तो बाहरी फोर्स है ना। लेकिन नहीं, हम लोग के सॉल्यूशन वाले में जो शब्द बाहरी वाला है वो ये बाहरी नहीं है, जो इसका कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आएगा 20 cos 30 जो भी आएगा आ जाएगा 10√3, अलग बात है वो, हम इससे इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम ये बताने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि कोई भी फोर्स चाहे किसी एंगल पर दिया हो वो फोर्स बाहरी नहीं कहलाएगा, उस फोर्स का जो सरफेस के पैरेलल आएगा कंपोनेंट वो बाहरी कहलाएगा। मतलब बाहरी ओरिजिनल में ये है, बाहरी ये नहीं है। ये तो नॉर्मल के डायरेक्शन में आ जाएगा जो भी आएगा 10 न्यूटन। क्लियर ना? मतलब हम जो अभी इसके पहले बोल रहे थे कि बाहरी ज़्यादा की क्षमता ज़्यादा, तो पहले ये तो पता चले बाहरी किसको बोलते हैं। तो बाहरी इसको नहीं बोलेंगे जो किसी एंगल पर है ना, जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आएगा हम उसको बाहरी शब्द यूज़ कर रहे हैं। क्लियर ना? इसको एक बना लेंगे, कन्फ्यूजन ना हो। बाहरी जो है वो सरफेस के पैरेलल वाले को बोला जा रहा है।